एक मिनट रुक जाओ। चलो लाइव करो जी। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिमांशु, खुशबू, सचिन, प्रीति, मोहित, श्वेता, अमित, स्वीटी, कमलेश, मोहन, संगम, आशीष, किरण, बबलू, आशीष, जितेंद्र, मनोज, यशपाल, पूनम, पूजा, प्रीति, प्रियंका, हिमांशु, सभी बच्चों को नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें हमारे छोटे छोटे टॉपिक है जो बचे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं प्यारे बच्चों याद करने की हैं। और जो टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें एक तो हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि कुछ रचनाएं हैं उनकी PDF आप लोगों को मिलेगी, और साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं करना कैसे है उसका तरीका बताएंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होंगे हमारे वचन हैं, मुहावरे हैं, और जो प्यारे बच्चों कई बार पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन से आ जाता है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से ही आता है पत्र लेखन से रिलेटेड। हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2016 के पेपर में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था संक्षेपण और पत्र लेखन से रिलेटेड। और दूसरा उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके बाद में ये प्रसिद्ध कवि लेखक रचनाएं हैं, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, कोई सी प्यारे बच्चों वास्तव में शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बना के आपको दे दें। आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, जो PDF आप लोगों को मिली है ऑलरेडी बहुत पहले डलवाई जा चुकी है। आगे भी जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाता है तो हम कंटिन्यू जो बेस्ट मैटर है UPSI के लिए वो हम डालते रहते हैं, क्योंकि ये कम से कम प्यारे बच्चों ये वीडियो जो आपके पास रहेगी ये एग्ज़ाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे वो 1 साल में एग्ज़ाम हो चाहे वो 1 साल के बाद हो। तो यहाँ जैसे प्रसिद्ध कवि लेखक व उनकी रचनाएँ हैं, तो गोदान किसकी रचना है? अब देखो गोदान वास्तव में एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये उपन्यास है, ये नाटक है, ये एकांकी है या निबंध है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, उसकी भी है। तो दूसरा ये है कि प्रेमचंद, जैनेन्द्र आगे ये सारे लर्न करने की बात है। इसमें वास्तव में हमें कुछ भी इसमें शॉर्ट ट्रिक कोई लॉजिक नहीं बता सकते और ना होते हैं। अब मान के चलो प्यारे बच्चों किसी इंसान ने एक पुस्तक लिखी है तो उस पुस्तक का नाम याद हमें रखना है। हम ये तो बता सकते हैं कि ये पुस्तक उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, एकांकी, वो ऑलरेडी मैं क्लास नोट्स और प्रिंट्स नोट्स में वो ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि हमारा जो काम बचा है अभी UPSI के सिलेबस में वो 99.9% कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा है वो लर्न करने की चीज़ बची है, जिसके आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से एक बार आपको देखना है। पर जैसे गोदान किसकी रचना हुई, राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों हमारा? प्रेमचंद। क्लियर? अब इस तरह से कई बार नाम दे के वो रचना दे देगा 4 यहाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये रचना आ गई, गोदान एक उपन्यास है, रचना दे के वहाँ पे 4 जो है कवि लेखकों के नाम आ गए या लेखक का नाम आके यहाँ पे 4 रचनाएं या पुस्तकों के नाम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यहाँ पे कबीर है, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? कबीरदास। तो अपने आप में बीजकी भी बोलते हैं, बीजक भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके 2 भाग थे, एक बीजक था एक बीजकी था। उसी को सरल रूप में उनके शिष्यों ने बाद में लिखा था। ठीक है, इसी के बाद में अंधेर नगरी नाटक। अब ये खुद ही कह रहा है, यहाँ पे ऊपर तो नहीं चर्चा किया। आप बीजक क्या थे? पद थे। बीजक एक पदों का संग्रह था जो कबीरदास ने बहुत सारे समाज पे, रीति रिवाजों पे, परंपराओं पे, बहुत सारे धर्म से संबंधित जो उन्होंने लिखा है, तो उनके जो संग्रह था वो बीजक कहलाया था। ऐसे अंधेर नगरी क्या है? यहाँ खुद कह रहा है नाटक है, जो संवादों में चलते हैं, पात्रों के माध्यम से चलते हैं, जिसमें अनेक पात्र होंगे और वो रोल प्ले करके वो आपको प्यारे बच्चों वर्बली भी उसके अंदर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज की भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन होता है और साउंड होती है। तो यहाँ पे नाटक जब रेडियो में देखते हैं तो वहाँ आप केवल सुन पाओगे, वहाँ देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये अंधेर नगरी जो है प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्यों लिखा, जयशंकर प्रसाद ने क्यों नहीं लिखा, इसका तो आंसर दिया नहीं जा सकता है। कहने का मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रचना देके वो लेखक पूछेगा, लेखक देके वो रचना पूछेगा। और इसके मैंने चार्ट्स बनाए हैं, चार्ट्स दिए हैं, कुछ और भी नोट्स मुझे अब अपडेट कराने 2.5 पेज में प्यारे बच्चों क्लास नोट्स के रूप में मैं अपडेट करा दूंगा आज। ठीक है, वहीं से आपको सारे करने हैं। ठीक है, इसके केवल और केवल आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें हमें दाएं बाएं चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है। कामयानी के रचनाकार बताइए क्या है? कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचनाकार कौन से होंगे?
जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये भी प्यारे बच्चों अपने आप में एक महाकाव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सिलेबस का हिस्सा था प्रसिद्ध कवि लेखक व उनकी रचनाएं, वो यहाँ चल रहा है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताओ, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रेमचंद्र जी नहीं है, धर्मवीर भारती ने, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, क्या है प्यारे बच्चों, शरचंद्र चट्टोपाध्याय। जब हमें पता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में, धर्मवीर प्रेमचंद के बारे में, तो आंसर टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है, और अपने आप में ये यूपीएसआई में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब वो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाया एक तरह से कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताओ। तो ये जितने भी फिल्म है, सीरियल है प्यारे बच्चों, किसी न किसी स्टोरी जो ली गई इनकी, वो इन्हीं नाटकों से, उपन्यासों से, कहानियों से, निबंध से, आत्मकथा से, रेखाचित्र से, संस्मरण से, ये से इन सब से लिए गए। हिंदी की अनेक विधाएं हैं, हिंदी को लिखने के और हिंदी को प्रस्तुत करने के अनेक ढंग हैं। उनमें से एक नाटक होता है, एक उपन्यास होता है, एक एकांकी होती है, कहानी होती है, निबंध होता है, यात्रावर्त होता है, डायरी होती है, संस्मरण है, और प्यारे बच्चों रेखाचित्र। तो ये प्रस्तुतिकरण के ढंग हैं हिंदी को। क्लियर? इसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने कांड लिखे गए, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब ये करने नहीं है टॉपिक, हमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, 2 अवली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। सबको पता है 2 अवली, गीतावली, रामचरितमानस है, लेकिन यामा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो करने नहीं है आपको, ये देखो कौन सी करती महादेवी वर्मा की, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की वेराइटी से करना है, बाकी ये सारी चीज लर्न करेंगे। ठीक है, कौन सी करती महादेवी वर्मा की? निहार, साकेत, कामयानी और प्रिया प्रवास। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो इसमें निहार जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी है? महादेवी। जयद्रथ वध किसकी रचना है? वही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। अतीत के चल चल किसकी रचना है? फिर रामचरितमानस के सोपान कांडों की संख्या। ठीक है, सोपान मतलब कांड, एक नया शब्द लाया जानबूझ के, कि कांड ना पूछ के वो क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? सोपान शब्द, इसका भी मीनिंग वो हुआ। इसके बाद कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? यहाँ आधुनिक युग की मीरा कौन मानी जाती है? इसके बाद में सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? अब मान के चलो मैं यहाँ आंसर बता दूं और आप रट लो, तो उससे नहीं होगा। ये आपको ये प्यारे बच्चों अपने हैंड राइटिंग में जब तक आप नहीं लिखोगे, मैंने नोट्स दिए हैं, मैं और नोट्स आज अपलोड कराऊंगा इसी टॉपिक के, तभी तो टॉपिक पूरा होगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। तो ये क्वेश्चंस की वेराइटी दिखाना चाहता हूं कि वो कह तो रहा है प्रसिद्ध कवि और लेखक उनकी रचनाएं, लेकिन वो उपनाम भी पूछ रहा है, वो उपाधि भी पूछ रहा है, वो उससे करंट अफेयर का क्वेश्चन बना के भी पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में किस उपन्यास से अभी ये फिल्म बनी। तो हमें उसके जो दायरे है प्रसिद्ध कवि लेखक और रचनाओं के, वो तमाम तरह की जो क्वेश्चंस की वैरायटी है उसको जेहन में रखना है, उसको दिमाग में रखना है। सिर्फ किताबों के लेखक याद कर लेना, लेखक की किताबें याद कर लेने से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। और उसी के हिसाब से वो सारा 2.5-3 पेज पे प्यारे बच्चों मैटर समेट दिया गया है, उसी को आपको एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ना है। इसके बाद रानी केतकी की कहानी के कहानीकार, अब ये वही पूछ लिया यहाँ पे, रचनाकार, कहानीकार। ठीक है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद भारतीय हिंदू युग का समय बताओ। और पूछ क्या रहा था? प्रसिद्ध कवि लेखक रचनाएं, सिलेबस में दिया है ये, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? समय। तो आपको ये ध्यान रखना है हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ? ठीक है, ये भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा व समालोचना के समर्थक प्रवर्तक कौन थे? और उसको तो कवि दे के लेखक पूछना था, लेखक दे के कवि। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा वही आते हैं हमारे यूपीएसआई में, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर यहाँ से इससे 3 क्वेश्चन आने हैं, 2 आने हैं, मैक्सिमम 4, किसी भी पेपर में 4 से ज्यादा कभी नहीं आ सकते। लेकिन वे 4 क्वेश्चन क्या चारों के चारों लेखक कवि उनकी रचनाओं के ही होंगे, या उनके समय से रिलेटेड होंगे, उनके उपनाम से रिलेटेड होंगे, या उनको मिलने वाले पुरस्कार से संबंधित होंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन पुरस्कार वाला भी है जो कि हमारे यहाँ सिलेबस का हिस्सा है वो भी, और वो 1.5 पेज पे है। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, व्यास सम्मान किसको दिया गया? भारत भारती सम्मान किसको दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी एकेडमी पुरस्कार किसको दिया? हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको दिया? और वो कब किस सन में मिला? और उस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? वो पीडीएफ नोट्स में है, और वो भी चार्ट बना के ऐसे। ठीक है, ऐसे चार्ट्स बना के एक तरफ सन लिखा है, कवि का नाम लिखा है, यहाँ पे पुरस्कार लिखा गया, यहाँ पे कवि का नाम, यहाँ उसकी रचना, और यहाँ उसका सन।
ये सिर्फ लर्न करना है दोस्तों, आपको याद करना है। अंग्रेजी के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ नहीं आएगा आपके यहाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरा सिर्फ रासोचरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना टाइम है और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई में नहीं आएगा ये दोनों क्वेश्चन। मैं जानबूझ के सिर्फ क्वेश्चंस की वेराइटी लेके आया हूँ। कोई ये टॉपिक कराना प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं, स्टार्टिंग में ये हो चुका है हमारा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके यहाँ नहीं आएगा। आपके यहाँ मैं कह रहा हूँ उपनाम वाले क्वेश्चंस आएंगे, उपाधि वाले क्वेश्चंस आएंगे, कवि दे के रचना वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो रचना दे के कवि वाले क्वेश्चंस पूछेगा, हाल फिलहाल उस पर करंट अफेयर का क्वेश्चंस बना लेगा। लेकिन ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रास शैली में, क्योंकि आप लोग क्यों क्या करते हो, आप कहीं से भी कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें पढ़ने लगते हो किताब से देखे। तो मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ कि ये वेराइटी, पिछली दोनों वेराइटी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है और ना ये कभी पूछी जाएगी। इसके बाद में हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथ रावली में, कभी नहीं पूछेगा घटना दे के, पात्र भी नहीं पूछेगा कि गोदान में बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है। पात्र मतलब किसने चरित्र चित्रण वहाँ पे हुआ है, कौन व्यक्ति है वहाँ पे जिसके बारे में चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। ये क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, ये टीजीटी हिंदी में, पीजीटी हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस बाकी दूसरे एग्जामों में आते हैं लेकिन यूपीएसआई में नहीं आएंगे। इसलिए आप इस टॉपिक के अंदर हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक व उनकी रचनाओं के अंदर आप इन तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी तैयार नहीं करोगे। अदरवाइज आपके लिए रामायण और महाभारत, सूरदास के गुरु कौन थे, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सूरदास छाप के कवियों में आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे नहीं हैं। फिर है बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे जिन नेड़ा आया। पंक्ति के रचनाकार का नाम बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, पंक्ति देखिए रचनाकार, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चंस हमारे दूसरे एग्जामों में आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये पीसीएस के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, 12-13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएसआई में ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम। ठीक है, तो ये टॉपिक नहीं है हमारा, हिंदी में प्रथम स्थान, हालांकि मैंने नोट्स दिया लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 2 टॉपिक है लिटरेचर के, न हिंदी का उद्भव और विकास से कोई क्वेश्चन होगा, भाषा बोली उपबोली से क्वेश्चन जरूर होगा, मैं करवा चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन होगा प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं, 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। फिर पुरस्कार के क्वेश्चन होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे पुरस्कार के, हमें केवल पुरस्कार करने हैं, वो भी किसको मिला, किस सन में मिला, ये वाला क्वेश्चन करना है। दूसरा, हमें प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं, उनके उपनाम करने हैं, उनको क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वास्तव में वो रचना नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, ये वाला क्वेश्चंस करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस लिटरेचर के जितने भी हैं, गबन किस रचनाकार की रचना है, ये हमारा क्वेश्चंस है। ठीक है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पथ पत्रिका का जरूर आएगा, एक ही पेज आपको मिला है पथ पत्रिका, उस पर लिखा है 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सी पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे, पहले संपादक कौन थे, बाद में कौन से थे। तो जो प्रथम संपादक थे प्यारे बच्चे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो दूसरे संपादक थे, कई बार ये भी पूछा जाता है, वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास। ये क्वेश्चन हमारा है। इसके बाद मर्गनयनी उपन्यास, ये दे दिया, वो देगा नहीं वहाँ पे, कई बार यही पूछ लेगा मर्गनयनी क्या है, यहाँ एक ऑप्शन देगा उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी, तब आप बताओगे कि ये उपन्यास है मर्गनयनी। ये हमारा क्वेश्चन है यूपीएसआई का। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। व्यास पुरस्कार, ये वो पुरस्कार वाला क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कप उठा लेना, बाकी चीज़ रख देना, हाँ अगर किसी को चाहिए तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास, यानी कि इसको व्यास पुरस्कार मिला है, पुरस्कार वाला क्वेश्चन हमारा है। ठीक, और रचना कौन सी, उपन्यास कौन सा है, न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे यहाँ। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, ये देखो। अब क्या था, निम्नलिखित में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ होता है, कौन सी रचना नहीं है, कौन सी रचना है। तो इसलिए हमें सारी पता होनी चाहिए, और मैंने जानबूझ के जो नोट्स बनाए हैं वो इसीलिए बनाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जितनी भी रचनाएं लिखी, वो उपन्यास है, नाटक है, कहानी, उनके पीछे लिख दिया है। और रविंद्रनाथ टैगोर की रचना सारी एक जगह है,
छायावाद की कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, या प्यारे बच्चों भारतेंदु युग की रचना है। ठीक है, तो वो भी मैंने लिख दिया कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये, जयशंकर प्रसाद की ये, मिथिलेश्वर गुप्त की ये, सुमित्रानंदन पंत की ये, तो वो सारा हमने प्यारे बच्चों जो भी एक कालखंड है उस कालखंड के जो कवि हुए हैं उन कवि ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, जो फेमस रचनाएं हैं, वो सारी की सारी रचनाएं लिखी हुई है और वो सारी की चीज़ें अभी आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाए, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक रविंद्रनाथ टैगोर की सारी रचनाओं के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर तुक्के में नहीं दे सकते हो। मैं जो कह रहा था कि हमें 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो 40 क्वेश्चन कब होंगे, जब हम हैंड राइटिंग में अपने खुद के नोट सारी चीज़ों को समझ के बनाएंगे और इन चीज़ों को लर्न करेंगे, क्योंकि ये वे क्वेश्चन्स हैं प्यारे बच्चों जिसमें मेहनत हमें बहुत कम करनी है और 2-2 पेज 3-3 पेज का मैटर है और 2-2 3-3 पेज के मैटर से 2-2 3-3 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन याद करने के निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। अब इसमें से तो प्यारे बच्चों एक छांटना है। तो कुल मिला के इस तरह से क्वेश्चंस की सारी, भारत की खोज किसकी करती है, रविंद्रनाथ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सबको पता है क्वेश्चन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये करना है। अब जो भारत की खोज है वहाँ क्या है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक व रचनाएं, और चूंकि ये हिंदी में भी लिखी गई थी तो इसीलिए पूछी जा रही है। आप ये नहीं कहोगे सर जयशंकर प्रसाद तो आया ही नहीं, प्रेमचंद्र तो आया नहीं, ये इस तरह से पूछ लेंगे प्यारे बच्चों जो इन्होंने लिखी है। रश्मि रथी के रचयिता बताइए, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ संस्कृत के अपने आप में प्यारे बच्चों रचनाकार हुए हैं। रश्मि रथी जो लिखी है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, बहुत अच्छी इनकी रचना थी। तो यहाँ जगन्नाथ ने, प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत के कवि है तो संस्कृत में लिखेंगे, लेकिन वहाँ ऑप्शन में कई बार संस्कृत के कवि भी दे दिए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की करती है, कौटिल्य, प्रेमचंद, चतुर्सेन, आचार्य, तुलसी। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इसमें से किसको दी गई है, यशपाल जैनेन्द्र, ये उपाधि है। इसी को तो कहा ना आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा, संज्ञा मतलब उपाधि। ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, तो आप धनपत राय। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यशपाल जैनेन्द्र, रामवक्स बेनीपुरी। तो ये जो क्वेश्चंस की वेराइटी है, सिया राम सग, ये पंक्ति नहीं पूछेगा वो, ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से ली गई, वो पंक्ति नहीं देगा बेटे, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण निम्नलिखित को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ये वही तो नाम है, ये उपनाम है, ये उपाधि है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें लेखक बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। विधा मतलब क्या है, हिंदी को प्रेजेंट करने का तरीका, हिंदी को प्रस्तुत करने का तरीका। अब वो क्या दे दिया, देखो, बिना दीवारों का घर, एक किसकी रचना है, मनु भंडारी की। अब वो ये पूछ रहा है कि मनु भंडारी ने ये रचना लिखी, लेकिन ये इसकी कहानी है, नाटक है, एकांकी है या उपन्यास। अब कहानी क्या होती है, जिसमें स्टोरी चलती है प्यारे बच्चों, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों के साथ भी वो घटनाएं घटित हो सकती है, प्रसंग आ सकते हैं, इंसानों के बीच में भी हो सकते हैं। नाटक जो संवाद शैली में चलते हैं, ये तीनों के तीनों किस में चलते हैं, संवाद शैली में चलते हैं। संवाद मतलब बातचीत, इसमें पात्र, ठीक है, इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, इसमें बहुत सारे पात्र होंगे, आपस में बातचीत को कहेंगे, संवाद शैली में वर्णन होगा, जबकि कहानी में संवाद शैली में वर्णन नहीं होता। संवाद शैली में वर्णन का मतलब है पहले राम अपनी बात को कहेगा, फिर श्याम कहेगा, फिर सरिता आ जाएगी और सरिता इनकी बात को काट देगी कि ऐसा नहीं है। तो वो क्या कहलाते हैं, नाटक, एकांकी, उपन्यास। अब तीनों में अंतर क्या है, इसमें हम जीवन के समस्त पहलुओं का वर्णन करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन करते हैं, और इसमें हम कोई सामाजिक समस्या, कोई प्यारे बच्चों किसी के जीवन से जुड़ी हुई समस्या का वर्णन करते हैं। इसमें एक समस्या लेंगे, इसमें एक प्रसंग लेंगे, किसी एक पहलू का। एकांकी में जीवन का एक पक्ष लेंगे तो बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्यारे बच्चों युवावस्था या वृद्धावस्था, किसी एक पक्ष का। मान लिया तो शादी के पहले की घटना या शादी के बाद की घटना, इसमें शादी से पहले की भी, शादी के बाद की भी तमाम घटनाओं का वर्णन हम एक साथ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से 40 क्वेश्चंस करके अलग अलग वेराइटी आपको बताई गई। इस तरीके से आपको नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक करना है। दीप जले, शंख बजे,
किस रचनाकार की रचना है। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखनी है, और याद तब होगी जब आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद के नोट्स बनाओगे। पहले इनको 2 बार पढ़ोगे और फिर अपने नोट्स बना के 2 पेज के अपने दीवार पे चिपका लेना। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करोगे। क्लियर? चलो जी, तो ये PDF भी मिलेगी आपको, इसके आंसर की भी साथ में मिलेगी। ठीक है, ये आप काम कर ही लेना अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों से ही हमारे ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन से ही हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी आंसर की इनके ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में जो दूसरा हमारा टॉपिक बचता है वो टॉपिक हम लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम वचन, एक छोटा सा टॉपिक है ये वाला हमारा बचा हुआ है वचन। छोटे छोटे कई टॉपिक है जो आज कराने जिसके बारे में बताना है। तो ये है वचन परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो करवा देंगे बेटे, आज ही करवा देंगे। ठीक है, अपने खोल के देख लेना नोट्स आज ही। तो इसमें क्या है, वचन परिवर्तन है। संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय अपने पढ़ा है हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्राय। ठीक है, बहुवचन रूप अगर बनाएंगे तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। प्रत्यय हमने पढ़े ही थे, इससे पहले एक टॉपिक था उसके साथ हमने उपसर्ग पढ़े और लिंग वाला हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। तो यदि कोई एक वचन शब्द है और उस एक वचन शब्द अगर वो पुल्लिंग है तो हम ये लगा लेंगे, स्त्रीलिंग है तो ये लगा लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, बहुवचन। एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तु के लिए हिंदी में बहुवचन का प्रयोग होता है। हिंदी में दोस्तों केवल और केवल 2 ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और संस्कृत में जो तीसरा वचन है जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता उसका नाम है द्विवचन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है द्विवचन। द्विव का मतलब होता है 2, जो 2 वस्तुओं के लिए प्रयोग हो। ये केवल और केवल प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है संस्कृत में ही प्रयोग होता है। कई बार क्वेश्चंस आया है, एक बार UPSI में भी आया, निम्नलिखित में से किस वचन का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। राइट आंसर है द्विवचन का प्रयोग। तो फिर हिंदी में कौन से वचन हुए, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन लड़का, एक वचन लड़के, बहुवचन। कमरा एक वचन कमरे, बहुवचन। कुत्ता एक वचन कुत्ते, बहुवचन। तो ये हम कर लिंग तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारे वचन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि शब्दों के अंत में जो हमारी संरचना बनती है, यानी कि जो प्रत्यय लगा के बाद हम बनाते हैं, उन प्रत्ययों के आधार पे भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ए प्रत्यय जोड़कर ये क्या कह रहा है, आकारांत शब्दों के अंतिमा। मान के चलो कोई शब्द है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक शब्द लिया कुत्ता, या मैं एक शब्द ले लूं यहाँ लड़का, या एक शब्द ले लूं मैं यहाँ कमरा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आकारांत है दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्या है, आकारांत। क्यों कहलाएंगे ये आकारांत, इनके अंत में आ है इसलिए कहलाया आकारांत। जैसे अगर मैं यहाँ नदी ले लूं तो नदी के अंत में क्या है प्यारे बच्चों, या मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे ले लिया भानु, तो इसके अंत में क्या है ऊ। या मैंने यहाँ पे ले लिया वधु, इसके अंत में क्या है बड़े वाला ऊ। या मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला री, इसके अंत में क्या है री। तो जिसके अंत में जो भी वर्ण होता है उसी वर्ण के नाम से उसको आकारांत नाम दे देते हैं। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ईकारांत। ये क्या कहलाएगा, ईकारांत कहलाएगा। ये ऊकारांत कहलाएगा, ये बड़े ऊकारांत, ये रीकारांत कहलाएगा। तो कहने का मतलब जो भी वर्ण बाद में इनके अंत में क्या है आ, तो ये आकारांत। इसके अंत में क्या है आ, इसके अंत में क्या है आ। तो जब इनके अंत में आ है तो ये क्या कहलाए दोस्तों, आकारांत। तो वो यही कह रहा है कि आकारांत शब्दों के अंतिम आ, इस आ के स्थान पर क्या कर देते हैं, आ के स्थान पर दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, कैमरे को सेट करो ना, इसमें ये पूरा नहीं आ रहा है। अरे साफ नहीं करना, पूरा नहीं आ रहा है वहां पे, उसको बुलाओ एक बार। कुलदीप जी आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों,
चलो एक चीज नहीं दिखाई दे रही है, आपको तो पता है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये ए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अकारांत शब्दों के स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? ए प्रत्यय लग जाएगा। भाई एक बात बताओ, आप लोग इस पे पीएनजी चलाते हो हैं? सेटिंग आपके कैमरे की है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ आकारांत के स्थान पर क्या है, ये ए आएगा। अब यहाँ पे जैसे लड़का शब्द आ गया, इस वाले आ का हम क्या कर लिया, इसमें ए लगा लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी एक मात्रा होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? एक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई। बस वो यही कहना चाह रहा है, अगर किसी एक वचन के शब्द के अंत में आ हो, किसी एक वचन के शब्द के अंत में अगर आ हो, तो उस आ के स्थान पर दोस्तों ए कर दो तो उसका बहुवचन बन जाता है। उसका क्या बन जाए? हाँ ठीक है, ओके। तो उसका क्या बन जाता है दोस्तों? वो बहुवचन। अब यहाँ आ का क्या कर लिया? ए। इस रास्ता, रास्ते, ए बना लिया। कमरा, कमरे, नहीं, दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, यहाँ पे लोटा, ठीक है, लोटा, लोटे, ठीक, ऐसे मोटा, मोटे, गधा, गधे, बच्चा, बच्चे, मुर्गा, मुर्गे, यहाँ पे ए लग गया, ये आ, ठीक है, भाला, भाले, इसके बाद घंटा, घंटे, इसके बाद पैसा, पैसे। तो क्या हुआ? सब में कुछ नहीं हुआ, इसमें अंतिम आ के स्थान पर ए किया। अंतिम आ के स्थान पर ए किया। रूल क्या बना? दुनिया का कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, वो पुल्लिंग कहलाता है। अगर पुरुष जाति का बोध हो गया, अंत में आ गया, अंत में क्या आ गया? किसी शब्द के अंत में आ गया, उस आ को हटा के उसके स्थान पर आई अगर कर देंगे तो प्यारे दोस्तों वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वचन से बहुवचन। ये एक वचन के रूप थे और ये क्या है? बहुवचन। रूल नंबर 1। ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार यस या ओके कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से दूसरी कंडीशन बताते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं, जल्दी जल्दी। फिर क्या कह रहे हैं? ऐ प्रत्यय जोड़कर, जैसे वो जोड़ा था, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐ प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ये वाला। अब वो क्या कह रहा है इसमें? व्यंजनात् ए अंत वाले मूल शब्दों में ए स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ऐ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी शब्द के अंत में ए और ये होगा, ठीक है, यानी कि या तो ये हो, इसको हम क्या कहते हैं? ये, और इसको क्या कहते हैं? ये वाला। ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में यहाँ बिंदी होगी इसमें, और जहाँ इसमें बिंदी है तो समझ लो आंखें बंद करके वो बहुवचन है। ये अनुस्वार नहीं होता है दोस्तों, कभी आप इसको अनुस्वार मान लो। ठीक है, जहां भी बाद में एक मात्रा के बाद बिंदी है, ये तो पुल्लिंग में आता है और ये स्त्रीलिंग शब्दों में आता है। ये किस में आएगा? ये पुल्लिंग में आएगा। पुल्लिंग जो शब्द है, ये तो हमें दो चीज का ज्ञान देगा। और ये क्या ज्ञान देगा हमें? ये हमें देगा कि जहां भी किसी शब्द के अंत में ये है तो इसका मतलब वो शब्द पुल्लिंग रहेगा और प्यारे बच्चों बहुवचन का रहेगा। पुल्लिंग रहेगा और बहुवचन का। देखना पीछे क्या थे, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं और बहुवचन के हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद में क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? इन सब के बाद में ये मात्रा लगी है। इन सब के बाद में क्या है? ये मात्रा लगी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द। और यानी कि जब जब ये आएगा, जब जब किसी शब्द के अंत में ये आएगा तो वो पुल्लिंग कहलाएगा और बहुवचन का रूप कहलाएगा। एक पॉइंट। दूसरा, जब जब ये आएंगे, यहाँ पे क्या लगा देखो सब में, नहर अपने आप में एक वचन है, स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाना है तो हम यहाँ मात्रा लगा के बिंदी लगाएंगे। यहाँ सब पे मात्रा लगा के क्या लगी है? बिंदी। यहाँ पे सब पे मात्रा लगा के क्या बनेंगे? बिंदी। यहाँ सब पे मात्रा लगा के बिंदी लगेगी।
वो अनुस्वार नहीं है बेटी। अनुस्वार तो ये होता है जो संसार में लगता है, ठीक है, संजय में जो लगता है, ये अनुस्वार नहीं है। ये तो सिर्फ केवल और केवल बिंदी है, इसका तो हम उच्चारण भी नहीं करते। यहाँ इन दोनों में तो हम नया का उच्चारण कर रहे हैं अनुस्वार के स्थान पर, ठीक है। तो ये तो हमें सिर्फ बिंदी ये बताती है कि बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप है। बहुवचन का आपने देखा होगा कई बार, दोनों, तो ये दोनों अपने आप में बहुवचन है तभी तो आते। कई बार मे के ऊपर भी लगती है, कई बार लगाते नहीं है। जब मे का प्रयोग एक के लिए हो तब आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उसमें बिंदी प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब मे आदर के लिए हम करें तो आदर में हमेशा बहुवचन होता है, जैसे आप, हम। तो ये आप और हम क्या है, ये आदर के लिए है। तो इसीलिए जैसे मैं अकेला हूं लेकिन आप मुझे आप कह के बोलो तो वो आदर के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम आदर के लिए मैं प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बिंदी। इसका मतलब वो बहुवचन का प्रयोग हो रहा है आदर के सूचक में। तो ये सारे के सारे शब्द क्या थे, ये स्त्रीलिंग शब्द थे। नहर, कल, कलम, सड़क, बाहें, ये सब स्त्रीलिंग है। बोतल स्त्रीलिंग, दीवार, चीज, पुस्तक, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में आपको ये ध्यान रखना है, एक के स्थान पर अगर हम यही रख दें तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, और ये क्या कहलाती है हमारा, अगर इसके स्थान पे ये रख दे तो आपको ये ध्यान रखना है शब्द के अंत में क्या होगा दोस्तों, शब्द के अंत में ये बिंदी के साथ एक मात्रा आएगी तो वो बहुवचन और स्त्रीलिंग का शब्द कहलाएगा। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो, आकारांत, उकारांत या उकारांत आदि शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए जुड़ जाता है और ए का हर्ष कर देते हैं। आपको याद ही नहीं रखना है, ये नियम नहीं याद रखने हैं आपको। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यहाँ पे आ गया, ये कविता है। तो ये अपने आप में आपको कुछ नहीं करना होता है कि ये कह रहा है आकारांत जिसके अंत में आ गया, ये आ गया। उकारांत, ये बड़े वाला ऊ, ये आ गया बड़ा ऊ इसमें। इसके बाद ओकारांत, ठीक है, ओकारांत ये रहा प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है, ये ओकारांत रहा। तो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ भी ये तीन शब्द जिनके अंत में या तो आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या प्यारे बच्चों बड़ा ऊ आ जाए तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसके अंत में अगर आप ये जोड़ दोगे तो वो बहुवचन रूप बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन। वहाँ तो इसके स्थान पे हम मात्रा दे रहे थे, देखो यहाँ सिर्फ क्या था, इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मात्रा दे रहे थे बिंदी के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम केवल अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करें। तो अर्धचंद बिंदु जहाँ भी प्रयोग है, ठीक है, अगर वो अंत में प्रयोग हुई है, किसके साथ प्रयोग हुई है, इस वाले वर्ण के साथ, इस वाले वर्ण के साथ, यानी कि इनके स्थान पर, इनके बाद में अगर हम ये जोड़ दें इनसे बनने वाला शब्द, जैसे यहाँ महिला में आ आया था, कविता में आया तो महिलाएं बना लिया, कविताएं बना लिया, ठीक है। ऐसे ही वो इसमें क्या बना लिया हमने, वधवे, बड़े ऊ को छोटा ऊ क्या करेंगे पहले, ये भी ध्यान रखना है। जहाँ बड़ा ऊ होगा उसको छोटा ऊ करेंगे, ए जोड़ देंगे। माता है, माताएं। अब वो आपसे क्या पूछेगा, आपको एक तो दे देगा, ये बताइए निम्नलिखित में से माता का बहुवचन रूप बताइए। माता का बहुवचन रूप एक तो दे देगा माताओं, ठीक है, दूसरा दे देगा माताएं, तीसरा दे देगा माताएं, चौथा दे देगा माताएं और पांचवा देगा माताएं। आप ही सही करोगे, बाकी सारी दुनिया इस क्वेश्चन को गलत करेगी। 5 ऑप्शन दिया हूं दोस्तों आपको, राइट आंसर बताओ क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं, माता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, आ अंत में आया है, रूल है आ अगर अंत में आता है तो उसमें ए जोड़ के उसका बहुवचन बना लेते हैं। क्लियर। ऐसे ऊ अंत में आया है तो इस बड़े ऊ को छोटा ऊ बना के ए जोड़ देते हैं। औ अंत में आता है, जैसे गऊ, औ अंत में आता है तो प्यारे बच्चों उसके बाद हम ए जोड़ के उसका बहुवचन बना लेते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन में, वो 5 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ये वाला। वहां हम यही कंफ्यूज होते हैं प्यारे बच्चों, इसका और इसका और इसका अंतर ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं। देखो आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सम्मान किया, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आप सारे क्वेश्चन सही करके आओ, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों,
यहाँ पे अगर अंत में आ आता है तब हम क्या जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ये हुआ, अर्थात पांचवा। ये गलत क्यों है, क्यों, इसकी वजह से। ये गलत क्यों है, इसकी वजह से। ये गलत क्यों है, इसकी वजह से। ये गलत क्यों है, इसकी वजह से। बहुवचन का रूप ये बनेगा, ठीक है। बहुवचन का रूप क्या है, ये बनेगा माताएं। क्लियर। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखो। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं पर प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द के अंत में ई आता है, ध्यान रखना, मैं कंडीशन को छोटा बना देता हूँ और ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। किसी शब्द के अंत में अगर प्यारे बच्चों ई आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रयोग किया कुर्सी, अंत में ई आ गया। मैंने यहाँ प्रयोग किया लड़की और मैंने यहाँ प्रयोग किया खिड़की। इन सब के अंत में क्या है दोस्तों, ई है। वचन में हमेशा अंत में ई में कहना ना प्रत्यय, इसीलिए तो पहले पढ़ाए आपको। ये यहाँ ई प्रत्यय है इन सब में, ये भी तो कह सकते हैं हम। तो यानी कि अंत में ऐसा शब्दांश हो, कोई ऐसा कोई वर्ण हो जिसका खुद का अर्थ ना हो, लेकिन वो उसके अर्थ को बदल देता हो। तो यहाँ अगर किसी भी शब्द के अंत में ई है तो हमें पहले इस बड़े वाले ई को छोटी ई में परिवर्तित करेंगे, और बड़े वाले ई को छोटी ई में परिवर्तित करके उसमें या जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। तो वो क्या कहलाएगा अपने आप में, बहुवचन का रूप। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुवचन का रूप। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये जो वर्ण है ना, ये वाले, ये जो वर्ण है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले जो वर्ण हैं और इसके बाद में ये वाले जो वर्ण हैं, ये तीनों हमें बहुवचन की शिक्षा देते हैं। किसी भी शब्द के अंत में आपको ऐ दिखाई दे, ये वाला अनुस्वार अंत में प्यारे बच्चों अर्धचंद बिंदु दिखाई दे, यहाँ के बाद अर्धचंद बिंदु दिखाई दे, आंखें बंद करके वो बहुवचन का शब्द होगा। किसका शब्द होगा, बहुवचन का शब्द। नहीं यकीन है, यही हमने पढ़ी अब तक। देखो क्या पढ़ी, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में सब में क्या थी प्यारे बच्चों, इन सब में क्या लग रहा था, ये लग रहा था, ये वाला, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या लग रहा था, ये वाला लग रहा था। तीसरी कंडीशन में भी यही लग रहा था, ठीक है। और चौथी कंडीशन में क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ, ये आ रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ सब में यही है। जहाँ बड़ी ई होगा उससे पहले उसको छोटी करेंगे और बाद में यहाँ जोड़ देंगे, तो वो भी अर्धचंद बिंदु वाला यहाँ, तो वो बहुवचन बन जाएगा, एक वचन। और जहाँ छोटी होगा तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। मान के चलो हमारे पास कोई शब्द आ गया दोस्तों, और शब्द आ गया हमारे पास नीति, या शब्द आ गया नीति, या शब्द आ गया प्यारे बच्चों रीति। इसमें छोटा ही है दोनों में, नीति में भी रीति में भी। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे इसमें, या, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, या, बहुवचन बन गया। लेकिन हमारे पास शब्द आ गया साड़ी। कैसे करोगे दोस्तों, पहले इस साड़ी का बड़े ई का छोटा ई करेंगे, या जोड़ देंगे, साड़ी एक वचन हो गया और ये साड़ियाँ हो गया बहुवचन। बात समझ में आई या नहीं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए था, या जोड़ दिया डायरेक्ट, क्योंकि बड़ा ई होगा तो उसे छोटे ई में बदलेंगे, या जोड़ेंगे, बाकी में यही। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा ई, तो यहाँ बड़ा ई है, इसको यहाँ पे छोटे ई में ले आए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, या, जहाँ पे बाद में या होता है उसके अंत में आपको ये ध्यान रखना है। जैसे शब्द आ गया प्यारे बच्चों चिड़िया, ये वाला चिड़िया जो है ना, बिना अर्धचंद बिंदु का, ये एक वचन है। लेकिन अगर इसी चिड़िया में इसका बहुवचन बनाना है तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, अर्धचंद बिंदु लगा देंगे। ऐसे बुढ़िया शब्द भी बनता है, गुड़िया भी बनता है, उसमें भी या है, गुड़िया एक वचन है, बुढ़िया एक वचन है। लेकिन अगर हम अर्धचिंदू लगा दे ऊपर बाद में यहाँ के, तो वो बहुवचन बन जाएगा। ऐसे डलिया शब्द भी हैं, उसमें भी या है। तो इसका मतलब जहाँ या अंत में है तो उसके स्थान पर ये कर देते हैं। जहाँ ई अंत में है छोटा ई करेंगे, या जोड़ देंगे ये वाला। और जहाँ ई अंत में हो, ए अंत में हो, डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ए आया था, डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे प्यारे बच्चों ए आया था, डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे ई आया था, छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे यह आया है, अर्धचंद बिंदु लगा दिया। लड़की है, छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। मछली है, छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। पानी है, छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। डिबिया यहाँ है, अर्धचंद बिंदु लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद गृहिणी, छोटा ई किया, बड़ी ई का यहाँ जोड़ दिया। स्त्री है तो बड़ी ई आया है, छोटी ई किया, यहाँ जोड़ दिया। गली है, छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। रीति है, छोटा ई है तो यहाँ ही जोड़ेंगे, चेंज नहीं करेंगे। नदी है, छोटा ई किया, बड़े वाली ई को यहाँ जोड़ दिया। नाली है, बड़ी ई का छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। लड़की में बड़ी ई का छोटा ई किया और यहाँ जोड़ दिया। इसके बाद में टोपी के बड़ी ई के छोटी ई किया, यहाँ जोड़ दिया। कुछ नहीं करना था, एक छोटी सी चीज़ याद रखनी थी। ठीक है, छोटी सी चीज़ क्या याद रखनी थी? आपको ये याद रखनी थी, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अगर बहुवचन किसी भी शब्द का तब बनेगा जब उसके अंत में ये हो और ये हो। ये कहाँ प्रयोग होगा? जहाँ यहाँ होगा। ये कहाँ प्रयोग होगा दोस्तों? जहाँ यहाँ होगा, यहाँ के बाद में ये जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन। ये क्या कहलाता है? बहुवचन। ये क्या कहलाता है? बहुवचन। कंडीशन कितनी बताई मैंने प्यारे बच्चों? 4 अलग अलग कंडीशन, यही कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुहावरे। ये तो थे हमारे वचन, और वचन के साथ साथ लिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रत्यय हो चुके हैं, उपसर्ग हो चुके हैं, वर्णमाला है, संधि है। ये सीक्वेंस में सारे के सारे टॉपिक हमारे आए थे। इसके बाद मुहावरे क्या है और किस तरीके से करने हैं उसको भी एक बार समझ लो। मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला। जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले क्या कहलाएंगे दोस्तों? मुहावरे। ठीक है, वाक्यांश को ही मुहावरा कहते हैं। दूसरा क्या होता है? ये वाक्यांश होगा, पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक छोटा अंश होता है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है, शब्द जब भी हम प्रयोग करते हैं ना, किसी वाक्यांश में करें या वाक्य में, वो 3 तरह से अपने अर्थ को देता है। एक तो उसका सामान्य अर्थ होता है जिसको हम मुख्यार्थ कहते हैं। एक उसका लक्षण वाला अर्थ होता है, गुण अर्थ वाला अर्थ। एक उसका व्यंग्यार्थ अर्थ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं ये कहूँ कि मोहन एक अच्छा लड़का है या मोहन लड़का है, तो यहाँ मोहन लड़का है, इस लड़के का सामान्य अर्थ निकलेंगे कि वो मेल है। लेकिन मोहन गधा है तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि मोहन जानवर है, उसको एक लंबी पूंछ भी है, 4 पैर भी है, वो होंची खोची करता है। यहाँ मोहन गधा है, इसका जो मतलब हुआ कि वो जानवर नहीं है बल्कि उसके अंदर गधे जैसे गुण है। तो यहाँ जो गधा हमने प्रयोग किया वो जानवर के लिए नहीं किया, वो पशु के लिए नहीं किया, बल्कि हमने लक्षण उसका अर्थ लिया, उसके गुण लिए कि मोहन में गधे जैसे गुण है। तो पप्पाई शब्द के पास गधा जानवर भी होता है, और गधा अपने आप में प्यारे बच्चों मूर्ख इंसान को भी कहते हैं। तो मोहन गधा है का मतलब क्या हुआ? मूर्ख। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुहावरे के अंदर जो लक्षण वाला अर्थ होता है जिसको हम विशेष अर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष अर्थ, हमेशा वो लिया जाता है। जैसे अंधे की लगड़ी, तो अंधे की लगड़ी क्या है प्यारे बच्चों? अंधा आदमी है, हाथ में उसके कोई लाठी है, तो यहाँ क्या उसकी बात हो रही है? अंधे की लगड़ी मतलब ये दिखाई देता नहीं, और एक लगड़ी को पकड़े। अंधे की लगड़ी का मतलब क्या हुआ? एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा, हमने उसका विशेष अर्थ लिया उस शब्द का। न वहाँ अंधे से कोई मतलब था, न लकड़ी से कोई मतलब था, बल्कि वहाँ सहारे से मतलब था। आंखों का तारा, न यहाँ कोई आंख से मतलब है, न वो आसमान में दिखने वाला रात को स्टार, बल्कि इसका विशेष अर्थ लिया, अत्यंत प्यारा। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य कभी नहीं होगा, हमेशा वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, और उससे जो हम सेंस लेते हैं, भाव लेते हैं, अर्थ निकालते हैं, वो हम लक्षण वाला अर्थ निकालते हैं, वो हम गुण वाला अर्थ निकालते हैं, उससे विशेष अर्थ निकालते हैं। सामान्य अर्थ हम कभी नहीं लेते। मेरा सामान्य अर्थ अरुण है, अरुण है हिंदी वाला टीचर, लेकिन यहाँ अरुण का मतलब सिंदूर भी होता है, अरुण का मतलब लाल भी होता है। ठीक है, अरुण का मतलब सूरज की किरण भी होता है, अरुण का मतलब सूरज भी होता है। तो यहाँ मैं अगर अपना नाम का प्रयोग करूँ, ठीक है, तो अरुणा में जीवन,
तो अरुणामय जीवन का मतलब क्या हुआ? तो वहां क्या है? सूरज जैसा जीवन। अरुणामय जीवन का मतलब सिंदूर वाला जीवन। अरुणामय का मतलब प्यारे बच्चों सूरज की किरण से निकलने वाली चीजें। तो अरुणामय का जीवन है सूरज जैसा, कि जैसे वो सबको प्रकाश देता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई क्षेत्रीयता नहीं। जब भी सूरज निकलता है सबको समान रूप से प्रकाश देगा, रोशनी देगा, कोई भेदभाव करता ही नहीं। तो अरुणामय जीवन का मतलब क्या हुआ? ये तो मुहावरा हुआ अरुणामय जीवन। अरुणामय जीवन का मतलब हुआ कि समान रूप से या सूरज की तरह के जो कार्य है वो अरुणामय जीवन कहलाए। तो यहां आपको क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? विशेष अर्थ लेना पड़ेगा। इसके लिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? कथनों के साथ करेंगे, किसी न किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विशेष अर्थ और विलक्षण अर्थ क्या होगा? वाक्यांश होगा। विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाते हैं। ये विशेष अर्थ ही मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ को जो देते हैं वो क्या कहलाए? मुहावरे कहलाए। अब ये बनेंगे कैसे, कहाँ से आते हैं, इसके कुछ बैकग्राउंड को जानते हैं, मुहावरे बने कैसे हैं। क्योंकि अगर बैकग्राउंड का पता होगा ना, फिर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ नहीं बेटे, देखो जेल वार्डन वाली जो लेखक कवि रचनाओं हैं वहाँ इसी क्वेश्चन होता है, वो सीट अलग है। यूपीएसआई में मैं सीट डलवाऊंगा अभी, ठीक है। कुछ जो डाली है वो तो है ही उसमें यूपीएसआई के पर्पज से, और भी प्यारे बच्चों आज ही मैं डलवाऊंगा, करीब 3 से 4 पेज की होगी, और उस पर बहुत सारे कवि लेखक रचनाएं होंगे, वहाँ पे करने हैं, ठीक है वीर। हाँ, जेल वार्डन अलग तरह की क्वेश्चन वेराइटी है, यूपीएसआई स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली व संक्षिप्त व सरल बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं हम? भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, एक पॉइंट। प्रभावशाली, जो दूसरे को प्रभाव डाल दे, आकर्षित कर दे और उसको छोटा कर दे। हम जब अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो जानबूझ के हम गागर में सागर भरने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। गागर में सागर का मतलब है कम से कम शब्दों में अपनी बात को समझा देना। तो जब भी हमें लेक्चर देना होता है, किसी को वो करना होता है, तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि कम शब्दों में हम क्या करें प्यारे बच्चों, दूसरे अपने भाव को दूसरे तक पहुंचा दें। तो सरल बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर, ये ध्यान रखने की बात है, विशेष अर्थ को लेना होता है। शाब्दिक अर्थ को ना लेकर विशेष अर्थ को लेना होता है। इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता है। विशेष अर्थों में कभी बदलाव, पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हो आप कि सूरज की जगह भास्कर लिख लिया, दिनकर लिख लिया, उस वही लेंगे जो उसका सेंस है, उसी अर्थ में लेंगे, हमेशा एक से रहते हैं। विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक रहते हैं। लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मान के जैसा भी लिंग, वचन, क्रिया है सेंटेंस में, उसी तरह का मुहावरा भी लेना पड़ेगा। मुहावरा है पुल्लिंग का, क्रिया स्त्रीलिंग की, वो जचेगी नहीं बात, ठीक है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बातचीत करना। क्या हुआ? बातचीत करना या फिर उत्तर देना। बातचीत करना या उत्तर देना मुहावरे का अर्थ है। अरबी भाषा का शब्द है, वाक्यांश होता है, सामान्य अर्थ ना लेके विशेष अर्थ, विलक्षण अर्थ लिया जाता है। भाषा को सरल बनाता है, गागर में सागर भरता है, कम से कम शब्दों में भाव की अभिव्यक्ति कर पाता है, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है, दूसरे को आकर्षित कर देता है। इसी वजह से हम मुहावरों का प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। विशेषता क्या है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है। वाक्य कोई भी प्रसंग उठाया, उसी सेंस में हम जो है उसका प्रयोग करेंगे। मुहावरा अपनी असली रूप कभी नहीं बदलता है, उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। आप मुहावरे में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग यानी कि उसके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर सन्निधि का अर्थ अत्यंत निकट है तो वह अत्यंत निकट ही रहेगा, समीप, आसपास नहीं कर सकते आप। तो यहां अत्यंत निकट है तो अत्यंत निकट, वहां उसकी जगह आप समीप नहीं लिख सकते हो, आसपास नहीं लिख सकते हो, पास पास भी नहीं लिख सकते हो। मुहावरे का शाब्दिक शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता। मुहावरे का शब्दार्थ, शब्द का जो अर्थ होता है वो ग्रहण नहीं होता, बल्कि विशेष अर्थ ग्रहण होता है। विशेष अर्थ,
क्या ग्रहण होता है मुहावरे में? शब्द का मीनिंग नहीं लिया जाता डायरेक्ट, विशेष अर्थ लिया जाता है, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है, जिस सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं उसी के अनुसार वो अपना अर्थ देगा। ठीक है, मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वालों में श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। यानी कि मुहावरा अगर कोई प्रयोग करता है तो इसका मतलब उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, इसके बाद है देश व समाज की तरह मुहावरे भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक नया मुहावरा अभी दिल्ली में चला है, मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। समाज के बनते और बिगड़ते स्वरूप, समाज के बदलते रीति रिवाज, समाज की बदलती दिनचर्याएं, समाज का बदलती संस्कृति के अनुसार मुहावरे बनते और बिगड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि कोई औरत है, बुजुर्ग है, अगर वो वास्तव में युवावस्था जैसी सज धज रही है तो उसको क्या कहते थे? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यानी कि समाज में वो घटना प्रचलित थी, समाज में वो प्रसंग था कि जब आपकी एज हो चुकी है तो आपको सजना संवरना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी सज रही है तो क्या कह देते हैं उसको? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो ऐसे ही समाज में एक नया जो मुहावरा है जो आप किताबों के अंदर नहीं है, ठीक है, दिल्ली की दलाली मुंह चुपड़ा पेट खाली। तो दिल्ली की दलाली, दलाली का मतलब है कि कोई भी काम करेगा तो यहाँ कमीशन लेके काम करेगा, दलाली लेके काम करेगा। ठीक है, और मुंह चिपड़ा, ये लगेगा कि नहीं बहुत पैसे वाला है, मुंह बिल्कुल आपको क्रीम प्रीम लगा के कह लो या वैसे भी मुंह से लगेगा कि बहुत पैसे वाला आदमी है, ऐसे ऐसे चीज़ें फेंकेगा। ठीक है, बहुत पैसे वाला, लेकिन जब सच्चाई का पता चलेगा कि पेट खाली मिलेगा, यानी कि घर पे कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा पैसा है, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, थोड़ा पैसा है, कपड़े पहन लिए, जो है सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, पता चलेगा कि घर पे 1000 रुपया भी नहीं थे, वो भी 10,000 रुपया और से लेके ही इलाज कराया। तो उससे कहावत चली, सॉरी एक मुहावरा डेवलप हुआ कि दिल्ली की दलाली मुंह चुपड़ा जेब खाली। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों की, ये कह रहा है कि देश व समाज की तरह मुहावरे भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के साथ साथ नए नए मुहावरे आते रहते हैं। हिंदी भाषा के ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। शरीर के जो अंग हैं उनके के आधार पे भी इनका होता है। यह दूसरी भाषा के मुहावरों में भी ऐसा ही होता है। मुहावरे सिर्फ हिंदी में नहीं होते, अनेक भाषाओं में मुहावरों का प्रयोग हम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मुहावरे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, किसी न किसी वाक्य के साथ, प्रसंग के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जबकि लोकोक्ति संसार में जो उक्ति प्रचलित है, समाज में जो उक्ति कथन प्रचलित है, समाज में जो कहावत है, उसको आप क्या कहते हो? लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके लिए हमें सेंटेंस की प्रसंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। शब्दों की 3 शक्ति होती है। एक अभिधा, अभिधा को कहते हैं हम मुख्यार्थ। अभिधा को क्या कहेंगे? मुख्य अर्थ, यानी कि शब्दार्थ भी कहते हैं इसको। शब्द का एडजस्ट मीनिंग है। शब्द का सामान्य अर्थ भी इसी को ही कहते हैं। सामान्य अर्थ जब कोई शब्द देता है तो यानी कि शब्द का एडजस्ट मीनिंग लेते हैं, उसका मुख्य अर्थ लेते हैं, वो अभिधा कहलाता है। लेकिन ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लक्षणार्थ। कौन सा अर्थ? गुण वाला अर्थ जब हम लेंगे। कौन सा अर्थ लेंगे? गुण वाला, यानी कि विशेष अर्थ लेंगे। कौन सा अर्थ लेंगे? विशेष अर्थ लेंगे, या हम विलक्षण, कौन सा लेंगे? विलक्षण अर्थ। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाता है लक्षणा, व्यंजना। इसमें टेढ़ा घुमा फिराकर कहना। इसमें क्या लेंगे? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ मतलब कमेंट, व्यंग वाला, इसी को व्यंजक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? व्यंजक। ठीक है, तो टेढ़ा कथन, जैसे अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप पंजाब, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो महाराणा प्रताप वो मांसाहारी नहीं थे, शेर तो मांसाहारी। महाराणा प्रताप के 5 पैर भी नहीं थे, महाराणा प्रताप को पूंछ भी नहीं थी जो कि शेर को थी। वहां शेर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि शेर एक मांसाहारी जानवर है, मैं कहूँ शेर ताकतवर होता है, मैं कहूँ शेर जंगल का राजा है, तो मैंने यहाँ पे जो प्रयोग किया वो मुख्यार्थ प्रयोग किया, शब्दार्थ किया, सामान्य अर्थ लिया। ठीक है, तो शेर जंगल का राजा होता है, शेर पशुओं का राजा होता है, शेर ताकतवर होता है, शेर मांसाहारी होता है, शेर हिंसक प्राणी है। ये सारे के मुख्यार्थ सामान्य अर्थात अर्थ लिए शब्द का जो मीनिंग है।
लेकिन अगर मैं ये कहूँ महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो यहाँ इसका मतलब महाराणा प्रताप मेवाड़ के जानवर नहीं थे, पशु नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे। शेर का मतलब यहाँ हुआ ताकतवर, साहसी, दृढ़ संकल्पी। ठीक है, तो ये ताकतवर है, साहसी है, दृढ़ संकल्पी है, तो वो क्या कहलाया? अपने आप में लक्षणा कहलाया। वो क्या कहलाया? लक्षणा कहलाया। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो सामान्य अर्थ ना देके विशेष अर्थ देते हैं, तो वो क्या कहलाए? लक्षणा। मुहावरे में इसी लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे में इसी लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अगर मैं व्यंजना कहूँ, तो व्यंजना में क्या होता है प्यारे बच्चों? हम घुमा के अर्थ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मेरा घर गंगा में है, तो मेरा घर गंगा में किसी का घर हो ही नहीं सकता। भाई गंगा की धारा है, उसमें किसी का घर हो सकता है? तो मेरा घर गंगा में है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा घर गंगा के तट पर है, मेरा घर गंगा के किनारे है, मेरा घर गंगा के आसपास है, और मेरा घर गंगा से पवित्र है। तो जब डबल मीनिंग बात कही जाए कि एक बात के कई मीनिंग निकले, तो उसको कहते हैं व्यंजनार्थ या व्यंजना या व्यंजक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमेडी नाइट विद कपिल है, वो क्यों हंसाता है सबको अपनी बातों से? वो हमेशा डबल मीनिंग बात करता है। कहने वाले के लिए कुछ और है, सुनने वालों के लिए कुछ और है, और जिस पे वो बात मारता है उसके लिए वो बात कुछ और है। तो जब भी आप किसी चीज को घुमा के कहोगे, टेढ़ा करके कहोगे, सीधे सीधे ना कह के डबल मीनिंग में कहोगे, तो उसको क्या कहलाता है? व्यंजना कहलाता है, व्यंग्यार्थ कहलाता है। उसी को हम व्यंजक भी बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानाचार्य अपने चपरासी को कहता है 4 बज गए, तो 4 बज गए का मतलब है कि छुट्टी करने का टाइम हो गया। तो जैसे प्रधानाचार्य ने कहा चपरासी को 4 बज गए, तो चपरासी ने क्या किया? एक तो प्यारे बच्चों उसने घंटी बजाई, छुट्टी कर दी। दूसरा है घर चलने का टाइम हो गया, ऑफिस को बंद करो। और तीसरा प्रधानाचार्य जी जा रहे हैं क्योंकि वास्तव में टाइम समाप्त हो गया है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है और वो कहे कि शाम हो गई, तो शाम तो रोज होती है, वो वहाँ कहना क्या चाहता है कि घर चलने का टाइम हो गया है। अगर कोई सास अपनी बहू को कहे कि संध्या हो गई, तो वो क्या समझेगी कि दिया जला ले, ठीक है, या खाना बना ले, संध्या हो गई। तो वहाँ यानी संध्या का होना, दिए को जलाना या खाने को बनाना शुरू करने से उसका अर्थ लिया गया। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है अपने आप में प्यारे बच्चों? जो डबल मीनिंग बात होती है वो व्यंजना कहलाती है, और जहाँ गुण विशेषण विलक्षण अर्थ लिए जाते हैं वो लक्षणा कहलाती है। शब्द शक्ति अपने आप में एक अलग टॉपिक भी था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम ही आता है, यूपीएसआई में नहीं आता। अभिधा क्या होता है? जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग हो, तब वहाँ उसकी अभिधा शब्द शक्ति होती है। सिर पर चढ़ना, तो सिर पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को सिर पर उठा के रख लेना। अरे ये मेरे हाथ में कोई वस्तु है, इसको मैं सिर पे रख लूँ, सिर पे चढ़ना हुआ ना, सामान्य अर्थ लिया। सिर पर चढ़ना, सिर पर बैठाना, सिर पर रखना, तो किसी चीज को उठाकर सिर पर रखना हो गया। लक्षणा क्या कहलाएगा? जब शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग न करके विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? लक्षणा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लक्षणा। सिर पर चढ़ने का अर्थ क्या होगा? आदर देना। सिर पर चढ़ना है, सर माथे लगा लेना, आदर देना। कोई छोटा बच्चा सिर पे बैठा लेते हैं उसको, तो सिर पे चढ़ना भी हुआ ना, लेकिन आदर दिए भी है, भी आप सर माथे लगा लेना, तो वो आदर देना भी हुआ। लेकिन क्या है, सिर पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? अनुशासनहीन भी होता है कि आपने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। आपने इसको सिर पे चढ़ा रखा है का मतलब क्या हुआ? कि अनुशासनहीन बना दिया आपने, इसको बेढंगी बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिर पर चढ़ना का अर्थ व्यंजना में क्या होगा? व्यंजना में होगा सिर पे चढ़ने का अर्थ अनुशासनहीन होना, सिर पे चढ़ा देना, अनुशासनहीन बना देना, उद्दंड बना देना, शैतान बना देना। तो सिर पर चढ़ने के 3 मीनिंग थे। एक तो किसी वस्तु को सिर पर रखना, वो सामान्य अर्थ था, और एक है आदर देना, वो विशेष अर्थ था, और एक व्यंजना है अनुशासनहीन बना देना। तो एक ही शब्द के 3 अलग अलग अर्थ आते हैं। वो कारण है शब्द के पास अपनी एक पावर होती है, वो होती है 3 तरह की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुहावरों में अलंकारों का प्रयोग वो तो हम करते ही हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे हैं, इन पे प्यारे बच्चों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको पढ़ लेना। शारीरिक चेष्टाओं पर बनने वाले मुहावरे जैसे छाती पीटना है, दांत पीसना, नाचने लगना, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं। 8 पैर सूली पर रहना, कहीं का ना रहना, तकदीर फूटना, ये सब क्या कहलाते हैं? मुहावरे। ये अल्फ़ाबेटिकली है बेटे दोस्तों, इसमें ये हमें करने हैं मुहावरे। और इसमें ये अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, अरे अकल के दुश्मन, यदि जीवन में सफल
तब पानी है तो मेहनत करो। तो यहाँ अकल का दुश्मन क्या कहलाया, अल्फाबेटिकली तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरी कोशिश ये है आप इससे बाहर ना पढ़ो, जो भी इसमें दिए गए हैं उसी को आप करके जाओ, उसी में से आपको मुहावरे मिलेंगे, उससे बाहर एक नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। हालांकि जो मैंने क्लास नोट्स दिए हैं, प्रिंट्स नोट्स दिए हैं 174 पेज की जो है प्यारे बच्चों, उसमें भी मैंने बहुत सारे जो है मुहावरे दिए हैं अल्फ़ाबेटिकल, लेकिन किसी ने खोल के नहीं देखे, बस इकट्ठे करने हैं, आने दो आने दो आने दो। मैं कम चीज़ देना चाहता हूँ ताकि आप उसको पढ़ो, ज़्यादा चीज़ देंगे तो नहीं पढ़ पाओगे आप, तो कम चीज़ देते हैं आपके सिलेबस के आधार पे, वो ऑथेंटिक है, पूरा पेपर उसमें से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। पूरी बुकलेट भी दिया हूँ, जिसको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है उसके लिए पूरी बुकलेट थी, जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, हिंदी का सिलेबस क्लियर करना था, उसको क्लास नोट्स के रूप में दिए हैं, जिसको मैं असाइनमेंट भी बोलता हूँ, हैंड राइटिंग में जो लिखे हुए हैं। और जिसको प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन सही करने थे, उसको मैं साथ के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, और उसके साथ साथ आपको हर चीज़ की PDF दी गई है, और वो जो PDF मिली है उसमें कई बार क्वेश्चंस थे और कई बार स्टेटमेंट। जहाँ मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैंने यहाँ क्लियर करके उसकी PDF आपको दी है टॉपिक की, वहाँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी थी। और जहाँ मैं चीज़ों को यहाँ कम बता रहा हूँ जो सिर्फ लर्न करनी है, क्योंकि मुहावरे में मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता कि अकल का दुश्मन मूर्ख, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख होता है, क्योंकि इंग्लिश में भी आप याद ही करते हो, वहाँ भी कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं है, वहाँ भी इसके कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक और सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो अरे अकल के दुश्मन, यदि जीवन में सफल होना है, मेहनत करना, आप किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग करोगे तो इस तरीके से है, आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ा देना, ठीक है, आनन फानन में बिना किसी देर किए। तो इस तरह अल्फाबेटिकल ये बहुत सारे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये मुहावरे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ 207, 230, 244, ठीक है, इन्हीं को आपको करना है, इनसे बाहर आपको नहीं जाना है, कोई भी टॉपिक वोपिक आपको प्यारे बच्चों इसमें नहीं करना है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, सारे के सारे इसमें उदाहरण भी दिए हैं, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें आप हम करोगे। इसके साथ आपको ये भी बताया गया कि कवि लेखक रचना का है, पुरस्कार वाली PDF आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आज नोट्स जरूर चेक करोगे, आज जो भी मुझे मैटर्स देना है, जो UPSI का बचा हुआ थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको मिलेगा लिखित में। अब जो मैं UPSI में क्लास लूँगा वो कुछ दिनों के बाद लूँगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, उसका रीज़न ये है कि डाउट सेशन लेंगे हम कंटिन्यू 2 से 3 क्लास, और उसमें अगर आपकी कोई डिमांड होगी सर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दो, या सर इस टॉपिक को एक बार मतलब नया टॉपिक कोई आप पढ़ना चाहते हो, तो उस डाउट्स क्लास सेशन में अगर आप लोगों के डाउट नहीं होंगे तो आपको टॉपिक कराया जाएगा। अब लेता हूं मैं आप लोगों से अनुमति, तो दोबारा से फिर हाजिर होंगे, आपको क्लास का टाइम और वो दिन पहले से ही मैसेज में बता दिया जाएगा 2 दिन पहले कि वे कंटिन्यू डाउट सेशन कब लगेंगे और किस टाइम लगेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, ठीक है, खुशी खुशी अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। जो भी चीज़ें हैं नोट्स के रूप में मिलती रहेगी, बीच में जब आपको ज़रूरत होगी तब हम लाइव आ जाएंगे, और तब तक हम आपके साथ हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, चाहे उसमें मैराथन क्लास भी हमें देनी पड़े। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, पेपर की डेट होगी, तो हम मैराथन आएंगे। मैराथन का मतलब है कि वहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आपको बैठ के बैठाना नहीं है। मैराथन का मतलब है कि जो भी हमारा सिलेबस है वो कम से कम हम 15 से 20 घंटे में उसको सारे को रिवाइज कराएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छा स्कोर करके आओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।